आज के क्लास में हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे, एक और नया टॉपिक, बिल्कुल फ्रेश टॉपिक हम लोग आज डिस्कस करेंगे। टॉपिक का नाम है फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट। इस टॉपिक में बेसिकली हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, थोड़ा सा पहले उसके बारे में बात करते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। इस टॉपिक में हम लोग कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बात करने हैं जो कि पहले के ज़माने में देखने को मिलता था, वो आज देखने को उतना ज़्यादा मिलता नहीं है। देखिए, टॉपिक ही है आपका फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट, यानी कि जो समय बीत गया उसके बारे में कुछ चीज़ें जो हैं हम लोग यहाँ पे जानने वाले हैं, फाइंड करने वाले हैं, यानी कि पढ़ने वाले हैं। ठीक है, लेकिन ये चीज़ आपको उसी समय पे देखने को मिलता था, आज ये चीज़ आप देखना चाहेंगे तो आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। क्या लिखा हुआ है इसमें? इसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मनुस्क्रिप्ट्स के बारे में, उसके बाद फिर बात करेंगे हम लोग इंस्क्रिप्शंस के बारे में, और फिर बात करेंगे हम लोग आर्कोलॉजिस्ट के बारे में। ठीक है, तो इस टॉपिक में हम लोग तीन अलग अलग चीज़ों के बारे में बात करेंगे और इन तीनों के बारे में आपको बताएंगे कि आखिर ये था क्या और ये पहले किस तरीके से चलता था। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो पहला हम लोग जानेंगे कि आखिर मनुस्क्रिप्ट क्या था, यानी कि मनुस्क्रिप्ट क्या था, जरा इसके बारे में देखा जाए। पहला पॉइंट इसमें लिखा हुआ है कि मनुस्क्रिप्ट्स कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड मनु मीनिंग हैंड। देखिए, जैसे हम लोग बोलते हैं ना हिंदी वर्ड, इंग्लिश वर्ड, गुजराती वर्ड, मराठी वर्ड बोलते हैं ना, उसी प्रकार से एक और वर्ड हमारा होता है, वो क्या है? लैटिन वर्ड। तो ये जो आपका मनुस्क्रिप्ट्स है, ये कहाँ से निकला हुआ है? लैटिन वर्ड से निकला हुआ है, मनु से। यानी कि लैटिन वर्ड आपका क्या है? मनु, और वही मनु बाद में क्या बन गया? मनु स्क्रिप्ट बन गया। हाँ, ये लैटिन, देखो लैटिन जो है ना बहुत अलग अलग कंट्री में चलता है, ऐसा नहीं है कि एक किसी खास कंट्री का ये भाषा है, ऐसा नहीं है। बात समझ में आ रही है? मतलब कि लैटिन ऐसा शब्द है जो कि आपको अलग अलग कंट्री में भी देखने को मिल जाते हैं। लेकिन जैसे हम लोग बोलते हैं ना संस्कृत, संस्कृत शब्द, तो क्या संस्कृत केवल आपको भारत में देखने को मिलता है क्या? नहीं, संस्कृत आपको हल्का फुल्का श्रीलंका में भी देखने को मिल जाता है, यानी कि इंडिया में सबसे ज़्यादा संस्कृत देखने को मिलेगा आपको। लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल इंडिया में ही संस्कृत देखने को मिलता है, दूसरे दूसरे कंट्री में भी संस्कृत देखने को मिलता है, लेकिन बहुत ही कम। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो मनुस्क्रिप्ट है ये किस वर्ड से बना है? मनु से, मनु से बना है। और ये मनु कौन सा वर्ड है? लैटिन वर्ड है। अच्छा, इस मनु का मतलब क्या होता है? हैंड, यानी कि हाथ। ठीक है, तो मनु का मतलब होता है हाथ। तो मनु से ही हमारा क्या बन गया? मनु स्क्रिप्ट बन गया। स्क्रिप्ट का मतलब होता है वो चीज़ जिसको आप लिखते हैं। तो अब आप पूरा मतलब बनाइए, बताइए मनुस्क्रिप्ट का मतलब क्या हुआ? मनुस्क्रिप्ट का पूरा मतलब हो गया वो चीज़ जिसको हम लोग अपने हाथों से लिखते हैं। ठीक है ना, ये हो गया हमारा मनुस्क्रिप्ट। तो यहाँ पे दो तीन बातें आपको ध्यान में रखने हैं। सबसे पहला कि जो हमारा ये मनुस्क्रिप्ट शब्द बना है, ये किस शब्द से बना है? मनु शब्द से बना है। और ये मनु शब्द कौन सा शब्द है? लैटिन शब्द है। ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है? हैंड होता है। ठीक है, तो अब जरा आप कंप्लीट मतलब बताइए कि फिर मनुस्क्रिप्ट का मतलब क्या हुआ? वो चीज जिसको हम लोग अपने हाथों से लिख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिफोर द इन्वेंशन ऑफ पेपर, पीपल यूज्ड टू राइट ऑन द बार्क ऑफ द बिर्क ट्री। बिर्क ट्री का मतलब क्या होता है? विच ग्रोन इन द हिमालयाज। इस प्रकार का ट्री ज्यादातर कहाँ पे देखने को मिलते हैं? आपको हिमालय में देखने को मिलते हैं। और पाम लीव्स, दीज आर कॉल्ड मनुस्क्रिप्ट्स। देखो, हमारे पास पेज कब आया? पेज तो अब देखते हैं ना हम लोग, यानी कि आप जो होमवर्क, क्लास वर्क ये सब बनाते हैं, ये पेपर पे बनाते हैं आप। लेकिन क्या आज से 1000 साल पहले, 2000 साल पहले पेपर हमारे पास था क्या? नहीं था। फिर हम लोग क्या करते थे? पेड़ के छाल पे हम लोग लिखते थे, पेड़ के पत्तों पे हम लोग लिखते थे। उस समय पे हमारा ये सिस्टम था लिखने का। हाँ हाँ, पत्तों से ही बनता है। नहीं, जो पेपर आपको पेड़ से ही बनेगा, लेकिन उस समय पे हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं था, जिसके वजह से हमारे पास पेपर भी नहीं था। ठीक है, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। तो जब हम लोगों ने, यानी कि उस समय पे हम लोग लिखते थे पेड़ के छाल पर, पेड़ के पत्तों पर, और हाथों से लिखते थे, इसी को हमने क्या कह दिया? मनुस्क्रिप्ट कह दिया। सिंपल से आप ध्यान में रखिएगा कि जो चीज़ हम लोग अपने हाथ से लिख दें वही हमारा कहलाएगा मनुस्क्रिप्ट। अच्छा बताइए, आप क्लास वर्क करते हैं, होमवर्क करते हैं, अपने हाथों से लिखते हैं, तो क्या ये भी मनुस्क्रिप्ट का एग्जाम्पल हुआ? बिल्कुल, ये भी मनुस्क्रिप्ट का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, लेकिन जो चीज़ प्रिंटेड आपको दिखते हैं, जो कि प्रिंटर से लिखा गया है, कीबोर्ड से लिखा गया है, वो आपका मनुस्क्रिप्ट का एग्जाम्पल नहीं होगा।
क्योंकि उसमें आपने हाथ का इस्तेमाल नहीं किया, उसमें मशीन का आप इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मैनी मनुस्क्रिप्ट्स गॉट डिस्ट्रॉयड एज दे वेयर वेरी फ्रेजाइल। यहाँ पे अ नहीं होगा, एज होगा, ए एस कर लीजिएगा। तो over a period of time many manuscripts got destroyed as they were very fragile and many were eaten away by insects, but many of them survived and have been kept in temples, monasteries or under the care of government in various museums। अब देखिए, कई बार हम लोग बोलते हैं ना, जैसे आप म्यूजियम कभी जाइए तो म्यूजियम में आपको कुछ ऐसे ऐसे किताब दिख जाएंगे जो कि आज से 500 साल पहले, 1000 साल पहले, 1500 साल पहले लिखा गया था, लेकिन उसको हम लोगों ने इतना बचा बचा के रखा कि वो आज भी हमारे पास है। और वही कहाँ पे देखने को मिलता है आपको? म्यूजियम में देखने को मिलता है। जैसे मान लीजिए कुछ ऐसे किताब भी हमारे म्यूजियम में आज देखे जा रहे हैं जो आज से 800 साल पहले, 900 साल पहले, 1000 साल पहले लिखा गया था, यानी कि वो भी किसका एग्जाम्पल है? मनुस्क्रिप्ट का एग्जाम्पल है। लेकिन हम लोगों ने उसको लंबे समय तक बचा के रखा म्यूजियम में, तो उसको हम लोग आज भी देख पाते हैं। यदि आपको देखना हो कि मनुस्क्रिप्ट पहले किस प्रकार का होता था, यानी कि किस प्रकार के लोग पहले चीजों पे लिखा करते थे, तो आप ज्यादा दूर मत जाओ, अपना जो पटना म्यूजियम है ना, वहीं पे आप चले जाइए, आपको दिख जाएगा कि आज से 800 साल पहले, 900 साल पहले किस प्रकार का मनुस्क्रिप्ट लोग लिखते थे। आपको दिख जाएगा, पटना म्यूजियम में वो चीज है। ठीक है, इस बात को मतलब उसी में है, वही आपका म्यूजियम उसी में है। ठीक है, लेकिन बहुत सारे मनुस्क्रिप्ट ऐसे भी हैं जिनको अच्छे से नहीं रखा गया, तो उसको कीड़े मकोड़ों ने खा लिया। कई सारे तो ऐसे हैं जो कि जल गए, कई सारे ऐसे हैं जो कि गल गए, बर्बाद हो गया। लेकिन कुछ कुछ ऐसे मनुस्क्रिप्ट्स हैं जिसको कि म्यूजियम में गवर्नमेंट के द्वारा रखा गया, बहुत ही निगरानी के साथ रखा गया, तो उसको हम लोग आज भी देख पाते हैं। उनका लिखने का भाषा पहले अलग था, वो भाषा आज आप नहीं समझ पाएंगे, हम भी नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि उस समय का भाषा कुछ और था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। These books dealt with all kinds of subjects like religious beliefs and practices and the lives of kings, medicine and science। सोचो उस समय पे जो किताब लिखे जाते थे हमारे बड़े बड़े विद्वान लोगों के द्वारा, वो किताब किस चीज पे होता था? धर्म के ऊपर होता था। यानी कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इन सभी रिलीजन में किस प्रकार का त्यौहार है, किस प्रकार के लोग हैं, इनके बारे में भी लिखा जाता था। किस प्रकार से लोग अपना रीति रिवाज मनाते हैं, इसके बारे में भी लिखा जाता था। राजा का जीवन किस प्रकार से बीतता था, ये भी लोग लिखते थे। और सबसे बड़ी बात, उस समय पे मेडिसिन के बारे में, यानी कि दवाई के बारे में और साइंस के बारे में भी लिखा जाता था। तो आप ये मत समझिएगा कि आज से 800 साल पहले, 1000 साल पहले केवल फालतू सब चीजें लिखे जाते होंगे, नहीं, उस समय पे भी बहुत अलग अलग चीजों के बारे में बात होता था और वो लिखते भी थे। साइंस के बारे में बात होता था, मेडिसिन के बारे में बात होता था, राजा के जीवन के बारे में बात होता था, धर्म के ऊपर बात होता था। तो ये सब कहाँ पे देखने को मिलते हैं? आपको मनुस्क्रिप्ट में देखने को मिल जाते हैं। ऑल्सो देयर वेयर एपिक्स, poems, plays, etc. Many of these were written in Sanskrit, Tamil and others were in Prakrit। अब समझिए, यहाँ तक के मनुस्क्रिप्ट्स में अलग अलग प्रकार के पोयम, अलग अलग प्रकार के नाटक, अलग अलग प्रकार के कहानी भी देखने को आपको मिलते हैं। तो आप यहाँ से इस बात को समझ पा रहे होंगे कि पहले के लोग अपने किताबों में केवल मेडिसिन, साइंस के बारे में नहीं लिखते थे, बल्कि गाने, कविताएं, कहानी, नाटक, इन सभी के बारे में भी वो लोग लिखते थे। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? तो क्या आप हाँ बोलो। हाँ, उनका लैंग्वेज लेकिन अलग होता था, वो लैंग्वेज आज हम लोग नहीं समझ पाएंगे। तो क्या मनुस्क्रिप्ट समझ में आ गया? तो मनुस्क्रिप्ट का सिंपल सा मतलब रखिएगा, ये याद रखिएगा कि मनुस्क्रिप्ट हमारा वो चीज होता था जिसको कि लोग, पहले के लोग क्या करते थे? हाथों से लिखते थे। और क्या पेपर पे लिखते थे? नहीं, पेड़ के छालों पे लिखते थे, पेड़ के पत्तों पे लिखते थे, इन सब चीजों पे लिखते थे। ठीक है, ये हो गया हमारा मनुस्क्रिप्ट्स के बारे में। आगे हाँ वो पूछो। बुक्स बोलोगे ना, जो एक आपने देखा होगा किसी किसी पेड़ में ना कांटा बड़ा तगड़ा तगड़ा होता है, कांटा, उस कांटे से वो लोग क्या करते थे? उस पत्ते में छेद करते थे और उसको धागा से बांधते थे। और उस समय पे धागा उस प्रकार का नहीं होता था जिस प्रकार का धागा हम लोग आज जानते हैं। उस समय पे धागा भी पेड़ का ही टहनी ये सब हुआ करता था, उसी का इस्तेमाल करके वो लोग अपने किताबों को सील लेते थे। ठीक है, आज तो हम लोग स्पाइरल भी करा देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे हम लोग इंस्क्रिप्शन के बारे में। अब सवाल है कि सर ये इंस्क्रिप्शन क्या है, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं थोड़ा।
inscriptions are written on hard surface such as stone, metal, rocks and on walls. अब देखिए, अभी तुरंत आपने पढ़ा मनुस्क्रिप्ट्स के बारे में, लेकिन मनुस्क्रिप्ट किस पे लिखा जाता था? पत्तों के ऊपर लिखा जाता था, है ना, पेड़ के छाल पे लिखा जाता था। लेकिन उस समय के लोग कुछ कुछ चीजें ना पत्थरों पे भी डिजाइन बना देते थे, कुछ कुछ डिजाइन वो लोग दीवारों पे भी बना देते थे, और ये आपको आज भी बहुत सारे जगहों पर देखने को मिल जाता है। नहीं, उस समय के लोग ना पत्थर के ऊपर दीवारों के ऊपर छेनी हथौड़ी से ठोक ठोक के डिजाइन बनाते थे, और लिखते भी थे ठोक ठोक के, ताकि आने वाले समय में ये चीज मिट ना पाए। जैसे मान लीजिए यदि आप पत्थर पे चौक से कुछ लिख देंगे, बरसात पड़ेगा वो मिट जाएगा, लेकिन लोग क्या दिमाग लगाते थे कि छेनी हथौड़ी लो, ठोक ठोक के कुछ लिख दो या फिर कुछ बना दो, ताकि आने वाला जनरेशन उसको याद करता रहे। और ऐसे ऐसे हमारे सामने बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जहां पे इंस्क्रिप्शन पाया गया है। ठीक है, तो इंस्क्रिप्शन का मतलब क्या हो गया? पत्थर पे, पहाड़ों पे, दीवालों पे, है ना, किसी मेटल के ऑब्जेक्ट पे जब कोई चीज लिखा जाता था उस समय पे ठोक ठोक के छेनी हथौड़ी से। मेटल का मतलब लोहा उस समय पे। ठीक है, यानी कि आप सिंपल समझो, पत्थर बड़े बड़े, चट्टान बड़े बड़े, और दीवालों पर जब वो लोग लिखते थे, कुछ बनाते थे, तो वही हमारा कहलाता था इंस्क्रिप्शन। और ऐसा एग्जाम्पल आपको बहुत सारा आज दिख जाएगा। चलो, आपको एग्जाम्पल देखना है ना, आप ज़्यादा दूर मत जाइए, बिहार के अंदर आप चले जाइए, कहाँ? राजगीर, है ना, राजगीर आप जाइए, वहाँ पे आपको ये इंस्क्रिप्शन देखने को मिल जाएगा। बहुत सारे जगह है, लेकिन हमने एग्जाम्पल आपको दिया बस कहाँ का? राजगीर का। हाँ, बहुत सारा एग्जाम्पल है, बहुत सारा है। ऑल ओवर इंडिया में आपको जहाँ देखना है वो आप वहाँ पे देख लो। अ लार्ज नंबर ऑफ इंस्क्रिप्शंस टेल अस अबाउट द ऑर्डर्स एंड विक्ट्रीज ऑफ द किंग। कई बार तो दीवालों में, चट्टानों में ये पूरा का पूरा ये बना दिया जाता था कि किस प्रकार से राजा ने अलग अलग जगहों पर जीतते चला गया। मतलब कि राजा के जीवन के बारे में ही पिक्चर के थ्रू, यानी कि डिजाइन बना के लोग समझा देते थे। जैसे मान लीजिए कि एक बहुत बड़ा पहाड़ है, उस पहाड़ में बहुत सारे चट्टान है, बड़े बड़े पत्थर के टुकड़े हैं, तो हर पत्थर में क्या किया है? राजा के जीवन के बारे में क्या कर दिया है? या तो लिख दिया है छीनी हथौड़ी से, या फिर उसका एक सीक्वेंस में लगातार 10-15 इमेज बना दिया है, ताकि कोई भी आदमी केवल इमेज को देखकर पहचान जाए कि राजा उस समय पे किस प्रकार का जीवन जीता था। हाँ, पूछो। हाँ, पत्थर पे ही बनाते थे। हाँ, जैसे मान लीजिए पत्थर बड़ा है या छोटा है, क्या फर्क पड़ता है? बस वो लोग छेनी हथौड़ी से पहाड़ों पे ठोक ठोक के सब चीज बना देते थे। यानी कि ज्यादातर जो इंस्क्रिप्शन हम लोगों को देखने को मिलता है वो किसके बारे में देखने को मिलता है? राजा लोगों के बारे में ही देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये जो इंस्क्रिप्शन थे पहाड़ों में जो ठोक ठोक के वो लोग बनाते थे, वो लोग राजा के जीवन के बारे में दर्शाते थे कि राजा ने किस प्रकार से अपना विक्ट्री हासिल किया, यानी कि किस प्रकार से उन्होंने दूसरे जगह पे हमला किया और कैसे उनको विजयी मिल गया। ठीक है, आगे। सम ऑफ द इंस्क्रिप्शंस आल्सो टेल अस अबाउट द रिलीजियस पॉलिसीज ऑफ द किंग्स। कई सारे इंस्क्रिप्शन तो ऐसे हैं, यानी कि कई सारे डिजाइन तो ऐसे भी देखे गए हैं जिसको देखकर हम लोग ये अंदाजा लगा सकते हैं कि उस समय पे राजा किस प्रकार से धर्म को मानता था, यानी कि किस प्रकार से धर्म को फैलाता था। धर्म मतलब अपना रिलीजन किस प्रकार से फैलाता था, किस प्रकार का वो जीवन जीता था, किस प्रकार से वो रूल करता था, ये सब का सब हम लोग इंस्क्रिप्शन को ही देखकर समझ लेते थे। अभी भी समझ लेते हैं, यदि आपको कभी देखने को मौका मिलेगा तो आप समझ जाएंगे। मोटा मोटी अंदाजा तो लगा ही लेंगे आप कि आखिर ये इमेज, यानी कि जो बनाया गया है पहाड़ों के ऊपर छीनी हथौड़े से ठोक ठोक के, ये आखिर कहना क्या चाह रहा है, ये आप समझ जाएंगे। एग्जैक्ट नहीं समझ पाएंगे, लेकिन हल्का फल्का तो आप आइडिया लगा ही लेंगे। आगे, इंस्क्रिप्शन ऑल्सो टेल्स अस अबाउट किंग्स एंड क्वींस व्हाट दे डिड। इंस्क्रिप्शन को देखकर हम लोगों को यह भी पता चलता है कि राजा और रानी उस समय पे क्या करते थे, उनका जीवन का क्या डेली का दिनचर्या होता था, किस तरीके से वो लोग अपने जीवन को जीते थे, ये सब भी हम लोगों को इंस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाता है। यानी कि छेनी हथौड़ी से के मदद से पहाड़ों में इतने अच्छे अच्छे डिजाइन बनाए गए हैं कि जिसको देखकर आप एक कहानी बना सकते हैं और आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर क्या हुआ होगा। ठीक है, एग्जाम्पल देख लीजिए आप। क्वींस ऑफन केप्ट रिकॉर्ड्स ऑफ विक्ट्रीज इन बैटल। किंग्स ऑफन केप्ट रिकॉर्ड्स ऑफ विक्ट्रीज इन
बैटल, यानी कि किस राजा ने किस जगह पर हमला किया, किसको अपने कब्जे में ले लिया, वो क्या लिख के रखते थे क्या अपने पास? नहीं, वो क्या करते थे, बड़े बड़े कलाकार लोगों से दीवारों में इमेज बनवा देते थे, छेनी हथौड़े से ठोक ठोक के कि हाँ भैया हमने ये हासिल किया है, इस पे हमने हमला किया, उसको हमने जीत लिया, तो इसका क्या कर दो, एक पूरा ही सीक्वेंस का कहानी के तौर पे एक पूरा छेनी हथौड़े से डिजाइन बना दो, ताकि आने वाले जनरेशन में कोई भी इसको देखे तो हमारे बारे में जान सके। तो पहले ऐसा चलता था। ठीक है, आगे। हाँ पूछो। जो मारते थे हथौड़े से, हाँ, तो फिर जब वो मारते थे तो कुछ ऐसा नहीं, ऐसा दीवार उस समय पे नहीं, उस समय का दीवार बड़ा अजीब होता था, उस समय का दीवार भी पत्थरों से ही बना हुआ होता था। आज के दीवार को देखते हैं ना हम लोग, ईंट बालू सीमेंट ये सबसे बनाया जाता है, लेकिन उस समय का दीवार बड़ा अजीब होता था। उस समय का दीवार भी ना पत्थर का हुआ करता था, सोचो, बड़ा बड़े बड़े दीवार, मोटे मोटे दीवार होते थे। हाँ, पत्थर में ठोक ठोक के, बिल्कुल पत्थर को ठोक ठोक के डिजाइन में लाते थे, शेप में लाते थे, और फिर उसके ऊपर ड्राइंग करते थे अपना वो लोग। ठीक है, छत का भी उनका अपना अलग तरीका होगा बनाने का। उस समय पे बड़े बड़े पत्थरों को तोड़ के ब्रेक करके ऊपर छत बनाते थे वो लोग। उन समय का कलाकारी ही बड़ा अजीब था, बहुत अच्छा भी था। उसका कुछ अंश हम लोगों को आज भी अलग अलग जगहों पर देखने को मिल जाता है। जैसे आपको देखना हो कि कैसा हुआ करता था उस समय का दीवार छत ये सब देखना हो, तो आप ज़्यादा दूर मत जाइए, आप नालंदा चले जाइए। नालंदा आप जाइए, वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। विक्रमशिला आप चले जाइए बिहार में, वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे आपको ये पता चलेगा कि आखिर किस प्रकार से राजा का लोगों का घर हुआ करता था। ठीक है, तो हमने अभी दो चीज़ों के बारे में समझा, मनुस्क्रिप्ट्स के बारे में और इंस्क्रिप्शन के बारे में। तीसरा हम लोग डिस्कस करेंगे आर्कोलॉजिस्ट के बारे में। अब ये आर्कोलॉजिस्ट क्या होता है समझते हैं। इसको समझने से पहले हम लोगों को दो टर्म समझना पड़ेगा, एक है हमारा आर्कोलॉजी और दूसरा है आर्कोलॉजिस्ट। समझिए इसका मतलब है क्या। पहले आर्कोलॉजी का मतलब समझ लेते हैं क्या होता है। आर्कोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द रिमेन्स ऑफ द पास्ट, यानी कि जो चीज हम लोगों को आज देखने को मिलता है, आज से 1000 साल पहले का, उसके बारे में यदि आप रिसर्च करते हैं, पढ़ते हैं, जानते हैं, उसके बारे में खोजबीन करते हैं, तो वही हमारा क्या कहलाएगा, आर्कोलॉजी कहलाएगा। जैसे मान लीजिए, सपोज कीजिए कि आपके घर के नीचे ना कुछ ऐसा अजीब चीज पाया गया जो कि आज से 1000 साल पुराना है, और यदि आप उसके बारे में रिसर्च कर रहे हैं, खोजबीन कर रहे हैं कि आखिर ये है क्या, तो वही आपका क्या कहला जाएगा, आर्कोलॉजी कहला जाएगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, लेकिन फिर सवाल है कि सर आर्कोलॉजिस्ट कौन होता है? तो जो खोज करता है उस इंसान को हम लोग क्या कह देते हैं, आर्कोलॉजिस्ट कह देते हैं। समझ, यहाँ पे दो चीज है, दोज पर्सन हु स्टडी अबाउट द रिमेन्स ऑफ द पास्ट आर कॉल्ड आर्कोलॉजिस्ट। इस यहाँ पर समझिए, हमने एग्जाम्पल आपको अभी तुरंत दिया था कि मान लीजिए कि हमारे घर के नीचे कुछ बड़ा अजीब सा चीज पाया गया, लेकिन उसके बारे में जब आपने पढ़ना चालू किया तो वो क्या कहला गया, आपका आर्कोलॉजी कहला गया, आर्कोलॉजी। लेकिन जिस इंसान ने पढ़ना चालू किया उस इंसान को आप क्या कह देंगे, आर्कोलॉजिस्ट कह देंगे। सिंपल सा। ठीक है, यही इसमें दोनों में फर्क है, और कोई बड़ी बात नहीं है। तो पुराने चीजों के बारे में पढ़ना हमारा कहलाता है आर्कोलॉजी, लेकिन जो पढ़ता है, जो जानता है, उसी आदमी को हम लोग कह देते हैं आर्कोलॉजिस्ट। ठीक है, ये दो टर्म यहाँ पे आपके लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हम लोग, आर्कोलॉजिस्ट स्टडी द रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग्स मेड ऑफ स्टोन एंड ब्रिक, पेंटिंग्स एंड स्कल्पचर। अब सवाल है कि सर ये आर्कोलॉजिस्ट किन किन चीज़ों के बारे में रिसर्च करता है। देखो, आर्कोलॉजिस्ट का ना कोई एक दायरा फिक्स नहीं है कि वो इसी चीज़ के बारे में रिसर्च करेगा। जो भी चीज़ उसको पुराना दिख गया वो सब के बारे में वो क्या करना चाहता है, खोजना चाहता है, रिसर्च करना चाहता है। चाहे वो पुराना पत्थर हो, पुराना ईंट हो, या फिर पुराना पेंटिंग हो, पुराना बिल्डिंग हो, कुछ भी यदि पुराना है उसके बारे में यदि रिसर्च कर रहा है, तो ये काम ही किसका हो जाएगा, आर्कोलॉजिस्ट का काम हो जाएगा। ठीक है, तो यदि आप पुराने चीज़ों के बारे में रिसर्च करना चाहते हैं, खोजना चाहते हैं, तो ऑटोमेटिक आप क्या कहला जाएंगे, आर्कोलॉजिस्ट कहला जाएंगे। नेक्स्ट, दे एक्सप्लोर एंड एक्सकवेट to find tools, weapons, pots, pans, ornaments, and coins. Some of these objects may be made of stone, others of bone, bagged clay or metal. कई बार तो जब ये लोग खोजबीन करते हैं ना जमीन को खोद खोद कर, तो कई बार इन लोगों को अलग अलग टूल्स मिल जाते हैं, औजार, जो कि पहले के ज़माने में इस्तेमाल होता था। कई प्रकार के वेपन यानी कि हथियार मिल जाते हैं, कई प्रकार के पॉट मिल जाते हैं, मिट्टी के बर्तन, ये सब पैन मिल जाते हैं जिसके ऊपर वो लोग फ्राई करके खाते होंगे,
ऑर्नामेंट्स, अलग अलग गहना मिल जाता है और अलग अलग सिक्का भी मिल जाता है उसको देखने को। तो ये सब जो रिसर्च करता है किसका काम होता है? आर्कोलॉजिस्ट का काम होता है ये सब। हाँ, एक्सकवेट का मतलब होता है जमीन को खोदना और खोद के किसी चीज को बाहर निकालना, इसी को हम लोग कहते हैं एक्सकवेट। यहाँ पे हमने मतलब भी लिख दिया है, डिग अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ, यानी कि जमीन को यदि आप खोदते हैं बहुत नीचे तक तो उसी को हम लोग कह देते हैं एक्सकवेट। तो ये सब चीज़ों के बारे में खोजबीन करने का जो जिम्मेदारी है वो किसका होता है? आर्कोलॉजिस्ट का होता है। कई बार इनको चीज़ें ऐसे भी मिल जाते हैं जो कि पत्थर से बने हुए होते हैं, कई बार ऐसी चीज़ मिल जाते हैं जो कि बोन से मिला बन के बोन से बना हुआ होता है, यानी कि हड्डी से, और कई बार तो इन लोगों को ऐसा चीज़ मिल जाता है जो कि क्ले से मिल के बना हुआ है, यानी कि मिट्टी से मिल के बना हुआ है और वो पका हुआ मिट्टी, ठीक है, इस प्रकार का भी इन लोगों को मिल जाता है। इन लोगों का जीवन बड़ा अतरंगी होता है। अतरंगी क्यों होता है? क्योंकि इन लोगों को नया नया चीज़ मिलता रहता है और इन लोगों को जानने का भी बड़ा इच्छा होता है कि चलो हमने ये चीज़ खोज के दिखाया, ताकि आने वाले लोग क्या कर सकेंगे, इसके बारे में जान सकेंगे, ज़्यादा पढ़ सकेंगे। ठीक है, आगे हम लोग जो आज म्यूजियम में इतने सारे पुराने पुराने चीज़ देखते हैं, ये सब किसका देन है? आर्कोलॉजिस्ट का ही देन है। यदि रिसर्च नहीं करते तो क्या हमारे पास आज इतना सामान आ पाता? म्यूजियम में नहीं आ पाता। तो ये सब किसका देन है? आर्कोलॉजिस्ट का देन है। ठीक है, आगे archaeologists also study the bones of animals, birds and fish to find out what people ate in the past। यहां तक कि आर्कोलॉजिस्ट जानवर का हड्डी, पक्षी का हड्डी और मछली के हड्डी तक को देखकर बता देते हैं कि पहले के लोग क्या खाते थे। सोचो, यानी कि मान लीजिए उन्होंने जमीन को खोदा और जमीन जब उन्होंने खोदा तो नीचे क्या मिला? जानवर का हड्डी मिल गया, पक्षी का हड्डी मिल गया, मछली का हड्डी मिल गया। तो उस हड्डी को देखकर ये पता कर देते हैं कि उस समय के लोग क्या खाते थे और किस तरीके से अपना जीवन चलाते थे। सोचो, तो उनके बारे में क्या करना पड़ता है? उनको स्टडी करना पड़ता है पूरी तरीके से। ठीक है, आगे इसका बहुत ही लंबा कोर्स होता है, बहुत ही गहरा है, इसका पूरा पढ़ना पड़ता है, तभी जाकर कोई आदमी आर्कोलॉजिस्ट बन पाता है। आगे आर्कोलॉजिस्ट एंड हिस्टोरियंस ऑफन यूज द वर्ड सोर्स टू रेफर टू द इंफॉर्मेशन फाउंड फ्रॉम मनुस्क्रिप्ट्स, इंस्क्रिप्शंस एंड आर्कोलॉजी। ये जो आर्कोलॉजिस्ट होते हैं ना, ये लोग एक बड़ा ही वर्ड है जो कि ये लोग बहुत इस्तेमाल करते हैं, और वो शब्द क्या है? सोर्स। सोर्स का मतलब होता है वो चीज जहां पे जो चीज पाया गया। जैसे मान लीजिए कि मनुस्क्रिप्ट में कुछ अच्छा सा इंफॉर्मेशन आपको दिख गया, तो उसको आप क्या कह देंगे? सोर्स कह देंगे। उसी प्रकार से मान लीजिए कि आपने दीवार पे बहुत अच्छा पेंटिंग देख लिया, वो भी आप क्या कह देंगे? वो क्या आपके लिए सोर्स है। उसी प्रकार से मान लीजिए कि बहुत ही अच्छा आपने पेंटिंग देख लिया पत्थर पे, चट्टान पे, तो वो भी आपके लिए क्या बन जाएगा? सोर्स बन जाएगा। तो ये जो सोर्स वर्ड है ये ज़्यादा इस्तेमाल कौन करते हैं? आर्कोलॉजिस्ट लोग करते हैं इन्फॉर्मेशन को बताने के लिए, यानी कि किसी चीज़ को बताने के लिए वो लोग ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं वर्ड सोर्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये टॉपिक हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। एक छोटा सा टॉपिक हमारा और बचता है चैप्टर में, उसको भी हम लोग कवर कर ही लेते हैं। वो है वन, पास्ट और मैनी। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे। इसमें ये कहा गया है कि जो समय बीत गया वो समय एक ही था या एक से ज़्यादा समय था? ऑब्वियस सी बात है भाई, जो समय बीत गया क्या वो एक ही समय था? नहीं, बहुत सारा समय था भाई। जैसे डायनासोर का अलग समय था, है ना, उसी प्रकार से जब हमारा अलग अलग समय पे उस समय पे वोल्केनो फटते थे तो वो समय अलग हुआ करता था। तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। द पास्ट वॉज डिफरेंट फॉर डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल। देखिए बिल्कुल सही बात है। हमारे लिए पास्ट क्या होगा? हमारे लिए, आपके लिए पास्ट क्या होगा? बीता हुआ समय। जैसे मान लीजिए कि मेरे लिए पास्ट क्या होगा? मेरे लिए पास्ट ये होगा कि जो बीत गया। जैसे पहले के समय में हम लोग वो बटन वाला फोन इस्तेमाल ज़्यादा करते थे, आज वो लोग हम लोग इस्तेमाल उतना नहीं कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए क्या बन गया? पास्ट बन गया। लेकिन वही चीज़ क्या सेम पास्ट हमारे पिताजी के लिए होगा क्या? नहीं, हमारे पिताजी के समय में तो कुछ और भी रहा होगा, तो वो भी क्या हो गया? बीत गया। तो कहने का मतलब हर आदमी के लिए जो पास्ट होता है, यानी कि जो समय बीत गया, वो क्या होता है? अलग अलग होता है। जैसे हमारे दादाजी लोग, हमारे परदादा लोग, हमारे मम्मी पापा, नाना नानी, ये सब जो हैं, क्या इनके समय में भी वही घटना घटा होगा जो घटना इनके पिताजी में घटा होगा? नहीं, कुछ अलग हुआ होगा। जैसे मान लीजिए, सपोज कीजिए कि हम लोगों ने वो भी समय देखा है बटन वाला फोन वाला, लेकिन जब हम लोगों के बाल बच्चे होंगे तो क्या उस समय तक आपको लगता है बटन वाला फोन चलेगा? नहीं चलेगा। तो क्या उन्होंने ऐसा पास्ट देखा? कभी नहीं देखा। क्या पास्ट दोनों के लिए अलग अलग हो गया कि नहीं? हो गया ना। वही यहाँ पे कहा गया है
कि अलग अलग लोगों के लिए पास्ट क्या होता है, अलग अलग होता है, यानी कि जो समय बीत गया वो सबके लिए अलग अलग होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हम लोग बटन वाला फ़ोन जानते हैं, आने वाले 10 साल 20 साल में वो बटन वाला फ़ोन भी आपको नहीं दिखेगा, लेकिन जो हमारे बच्चे होंगे क्या वो कभी बटन वाला फ़ोन देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। तो उसके लिए क्या हो गया, पास्ट अलग हो गया। हमारे लिए पास्ट अलग है, हमारे दादा के लिए पास्ट अलग है। ठीक है, तो सभी के लिए पास्ट अपना अलग अलग होता है, यानी कि जो समय बीत गया वो सबके लिए अलग अलग है। फॉर एग्जाम्पल, द लाइव्स ऑफ हर्डर्स और फार्मर्स वे डिफरेंट फ्रॉम किंग्स एंड क्वींस, द लाइव्स ऑफ मर्चेंट्स वे डिफरेंट फ्रॉम क्राफ्ट पर्सन एंड सो ऑन। आप यहीं पे एग्जाम्पल देके आप समझ लीजिए कि जो फार्मर होते हैं या फिर जो हर्डर, हर्डर का मतलब होते हैं जो कि बकरी ये सब पाल पोस के अपना जीवन यापन चलाते हैं। तो जो किसान है उसका जो जीवन है, क्या वही जीवन एक राजा का भी है क्या? नहीं है, बिल्कुल दोनों का जीवन अपना अलग अलग है। तो दोनों का पास्ट भी क्या होगा, अलग होगा भाई। तो जो हो सकता है कि जो चीज़ राजा ने देखा है वो चीज़ किसानों ने नहीं देखा है, या फिर ये भी हो सकता है कि जो चीज़ किसानों ने देखा है वो चीज़ राजा ने नहीं देखा है। तो लोग अलग हैं तो पास्ट भी क्या हो गए, अलग हो गया। ठीक है, वही बात यहाँ पे कहा गया था। उसी प्रकार से जो एक मर्चेंट है, यानी कि जो खरीद बिक्री करता है सामानों का, क्या उसका जीवन या फिर उसका पास्ट क्या ठीक उसी प्रकार का होगा जिस प्रकार का एक क्राफ्ट बनाने वाला आदमी का होता है? दोनों का अलग अलग होगा। तो क्या बताइए, पास्ट एक है या एक से ज़्यादा है? एक से ज़्यादा है। कहने का मतलब जितने लोग उतने पास्ट। ठीक है, सबका बिता हुआ कल अपना अलग अलग है। जैसे मान लीजिए कि हमारे जीवन में कल कुछ और हुआ होगा, आपके जीवन में कल कुछ और हुआ होगा, है ना? तो सबका पास्ट अपना अलग अलग होता है। इवन टुडे मोस्ट पीपल लिविंग इन द अंडमान आइलैंड्स टू गेट देयर ओन फूड बाय फिशिंग, हंटिंग एंड कलेक्टिंग फॉरेस्ट प्रोड्यूस। जरा सोचिए, हम लोग इंडिया में रह रहे हैं तो हम लोगों को भोजन आराम से मिल जा रहा है, तो हमारा पास्ट क्या होगा, अलग होगा। लेकिन आज भी अंडमान निकोबार आइलैंड में वहाँ पे लोग आज भी जिंदा रह रहे हैं, मछली को मार के, जानवरों को मार के, और जंगलों पे वो लोग पूरी तरीके से डिपेंड है फल फूल साग सब्जी के लिए। तो क्या उसका पास्ट और हमारा पास्ट सेम हुआ क्या? अलग अलग हुआ। यदि मान लीजिए हमारे लिए पास्ट क्या होगा, हमारे लिए पास्ट ये होगा कि हम लोग जो पहले खाना अपने से खुद से बना के खाते थे अब सारा ऑर्डर करना पड़ जाता है ना, हमारे लिए पास्ट ये हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए कि अंडमान निकोबार आइलैंड में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट होता है, उनके लिए पास्ट क्या हो जाएगा, वो ये सोचेंगे कि पहले हम लोगों को खुद मछली मार के खाना पड़ता था, अब बना के खा रहे हैं, है कि नहीं, मार्केट में मिल जा रहा है। तो कहने का मतलब हम यहाँ पे आपको समझाना ये चाह रहे हैं कि आदमी अलग अलग है तो सबका पास्ट भी अपना अलग अलग है। ठीक है, यानी कि किसी का जीवन एक जैसा नहीं होता है, सबका जीवन अपना अलग होता है। जब सबका जीवन अलग है, सबका अपना रहने सहने का तरीका अलग है, तो सबका बीता हुआ कल एक कैसे हो सकता है? क्या एक हो सकता है? नहीं, सबका अपना जीवन अलग है, तो पास्ट भी सबका अलग है। ठीक है, चल इस तरीके से हमारा चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। नीचे 3 पॉइंट है जिसमें कि कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में लिखा गया है, तो थोड़ा सा इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि इसमें वही सारे डेट लिखे गए हैं जो कि आपने ऑलरेडी ऊपर में पढ़ लिया है आपने। ठीक है, लेकिन याद रख लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि ये कई बार पूछा जाता है। चलिए, हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि द बिगिनिंग ऑफ एग्रीकल्चर, यानी कि खेती कब चालू हुआ, आज से 8000 साल पहले चालू हो गया है। ये हम लोगों ने पहले भी पढ़ रखा है इसी चैप्टर में। बस एक तरीके से आप क्या कह सकते हैं कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स का क्या हो रहा है, रिविजन हो रहा है। तो एग्रीकल्चर आज से 8000 साल पहले ही चालू हो गया था। द फर्स्ट सिटीज ऑन द इंदस, बताइए इंदस नदी के किनारे में सबसे पहला शहर आज से कितने साल पहले बसा? बिल्कुल सही बात है, 4700 साल पहले हमारा शहर बसा। पहला शहर जो कि किसके किनारे, इंदस नदी के किनारे बसा था। चलिए और बताइए कि सिटीज इन द गंगा वैली अ बिग किंगडम इन मगध। तो जो गंगा नदी के बगल में एक बहुत बड़ा हमारा साम्राज्य हुआ करता था जिसका नाम था मगध। ये आज से कितने साल पहले हुआ करता था? 2500 ईयर्स पहले हुआ करता था। ठीक है, अच्छा एक बात हम और पूछ लेते हैं, बताइए आज के समय में ये मगध कहाँ पे पड़ता है हमारा? बिहार में पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलिए इस तरीके से हमारा ये पूरा का पूरा चैप्टर और चैप्टर के साथ ये टॉपिक भी हमारा कंप्लीट होता है। तो ऑनलाइन वाले बच्चे कहीं पर आप लोगों को कोई डाउट रहा होगा तो आप लोग एक बार कमेंट कीजिएगा। हम लोग मिलेंगे अपने अगले क्लास में एक नए चैप्टर के साथ और एक नए शुरुआत के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।